अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब? कैसे हैं आप सब मेरा बेटा? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमने एमसीक्यूज को डिस्कस करना है, लेकिन उसी के साथ साथ जो आप लोगों को कल एमसीक्यूज गिवन थे उनकी बात भी करेंगे। और साथ ही मेरा बेटा हम लोगों ने ये बात वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में अगर मेरा बेटा बात की जाए टॉर्क और इक्विलिब्रियम की, तो उसके बारे में मेरा बेटा टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है उसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन अभी एंटी टेस्ट के लिहाज से बात करनी है तो जरा डिटेल वे में जाते हैं। सबसे पहले तो मेरा बेटा हमें यहाँ पे बैलेंसिंग रॉड से रेलिवेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। जी जनाब, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमें टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम के टॉपिक को पढ़ने से पहले इन दो पॉइंट्स को मेरा बेटा क्लियर करते हैं, और उसके बाद बैलेंसिंग रॉड से रेलेवेंट किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मेरा बेटा हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये लाइव कर देंगे। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है, जैसे कि मैं यहां पे ये बात करता हूं कि मेरे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हर पार्टिकल का मास आपके सामने ड्यू टू वेट वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह आ रहा होगा जी। हर एक अपना मास है और अपने मास की वजह से वो ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो एक्चुअली हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि हमें ये फील होता है कि इसका जो सारा मास है, टोटल मास ऑफ द बॉडी, वो कंसंट्रेट है एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। मैं यहां से भी यही बात करता हूं कि जैसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखते हुए बात करते हो, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डेंसिटी और एक रेगुलर शेप, यूनिफॉर्म शेप आ रही हो, तो वहां पे हम ज्योमेट्रिकल सेंटर्स को ही सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब मेरा बेटा मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं, where whole mass of the body seems to be concentrated, where whole mass of the body, हमें ये फील होता है कि इसका सारा वेट, इसका सारा मास इस पॉइंट पे मौजूद है। लाइक अगर बहुत ज्यादा अल्फाज में बात की जाए तो वो पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाए, जहां से ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ा जाए तो बिल्कुल बैलेंस हो जाए, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास या फिर उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अब मैं दोनों टर्म सेम क्यों कह रहा हूं, अभी इसको डिफाइन करता हूं। वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी where whole mass of the body seems to be concentrated, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं मेरा बेटा, जैसे कि हमने कहा कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म हो, उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और इसका अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर देखा जाए तो इसी ज्योमेट्रिकल सेंटर को सेंटर ऑफ मास भी कहा जाता है। अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें, आप रेक्टेंगुलर के मिड पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करके देख लें या इसके डायगोनल्स ड्रॉ करके देख लें, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनका जो कॉमन पॉइंट है या ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उसको मेरा बेटा हम सेंटर ऑफ मास का नाम देंगे। ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। इसी तरह मेरा बेटा अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो ट्राइंगल में भी उसका जो ज्योमेट्रिकल मीडियंस ड्रॉ करते हैं, लाइक हर कॉर्नर से एक लाइन मिड तक लेके गए, ये इसका मेरा बेटा आपके पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास। अब मेरे बेटे
अगर ये तो हमने एग्जांपल की बात कर ली कि जब आपके पास रेगुलर शेप मौजूद है, यूनिफॉर्म डेंसिटी के ऑब्जेक्ट मौजूद है, रेगुलर शेप में जो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास का नाम भी दे देते हैं। उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास का नाम भी दे देते हैं। इसी तरह मेरे बेटे, अगर हम बात करते हैं कि आपके पास एक पानी की बोतल है, उसकी भी एक रेगुलर शेप मौजूद है, कैन है, वाटर या कुछ भी है। अब वो वाटर की बोतल का अगर सेंटर ऑफ मास देखना चाहूं, मतलब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहां पे हमें ये फील होता है कि यार इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट का टोटल मास लाई कर रहा है और यहां पे ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा, उसको हम सेंटर ऑफ मास का नाम दे देते हैं। अब मेरे बेटे, अगर आपकी क्लास में लॉगिन हो जाऊं ताकि साथ साथ मुझे पता चल जाए कि जनाब कौन कौन से लोग हमारी क्लास में मौजूद हैं। जी मेरे बेटे, तो मैं ये बात करने लगा था, सपोज कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे मौजूद है, लेकिन पानी है जो वो यहां तक है। हमें तो ये बात करनी है कि जहां पे मैक्सिमम मास कंसंट्रेट कर रहा हो, उस पॉइंट पे हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। उस पॉइंट पे हम बात करेंगे मेरा बेटा सेंटर ऑफ मास की। इट मींस कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा, वो यहां कहीं लाई कर रहा होगा इस किसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि पानी की बोतल हाफ फिल है या इसमें आपने कुछ पानी अब जैसे जैसे आप मेरा बेटा पानी पीते जाओगे या इसमें से पानी खत्म होता जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। सेंटर ऑफ मास इसका नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। कोई भी बॉडी जिसका मैक्सिमम मास जहां पे मौजूद होता है, वहां पे सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। तो रेगुलर शेप में हमने देखा कि उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उनका सेंटर ऑफ मास है और उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपके पास इरेगुलर शेप आ जाए या कुछ कंडीशंस अब हमारे सामने डेवलप होती हैं, तो हम किस फार्मूला से स्पेसिफिकली अगर कैलकुलेट करना हो तो किस फार्मूला से मेरा बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को, उस फार्मूले की भी बात करते हैं। अब मेरा बेटा, सपोज आपके पास कोई रेगुलर शेप है इस फॉर्म में। अब ये रेगुलर शेप है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अगर यहां पे हमें कैलकुलेट करना हो सेंटर ऑफ मास और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप लोगों ने शायद याद हो 9th क्लास में एक प्लम्ब लाइन मेथड पढ़ा था, जिसमें आप एक नेल की लेके होल करते और उसके साथ एक स्ट्रिंग को अटैच करते। 3 होल्स लिए, तीनों एंड पे ए बी सी नाम दे दिया, स्ट्रिंग इसके साथ अटैच की, उसके साथ कोई ना कोई एक मेटल बोब अटैच है, जहां पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही, बैलेंस हो रही है, इसके नीचे एक लाइन लगा दी, फिर इस होल को यहां पे लेके गए। अब तीनों लाइंस इसको जब आपने मूव करवाया, तीनों जहां पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, किसी भी बॉडी से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास मौजूद है, उसकी बात करते हैं। यहां पे अगर हम एक मेटल रॉड ले लें और उसके एंड पे 2 मैसेज अटैच है, उसके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा इसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मेरी जान आप लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंप्लीट करने के बाद हम इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। मैं इनके पॉइंट्स कमेंट्स देखूंगा तो आगे चलेंगे। मिस, मैंने इनके कमेंट्स देखे, आगे चलना है। इशू है, नेट में इशू है। अच्छा मेरा बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास, इसको मेरे बेटे मैं रेस करने लगा हूं। फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास, एग्जांपल ये है कि फर्ज करें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं,
एक M1 है और एक आपके पास मेरा बेटा M2 है। एक आपके पास M1 है और दूसरा आपके पास M2 है। दोनों मैसेज का या दोनों सेम है। M1 आपके पास 2 kg है और M2 भी आपके पास 2 kg है। ये क्या है? अब M1 भी आपके पास 2 kg है और M2 भी आपके पास मेरा बेटा 2 kg है। अब दरमियान में कौन सा पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा? अब मैं फर्ज करो ये बात करता हूं कि इसकी टोटल लेंथ अगर 2 मीटर हो तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरा बेटा? 1 मीटर। मतलब 1 मीटर इधर जाए या 1 मीटर इधर जाए तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। लेकिन अगर मैं फार्मूला से कैलकुलेट करना चाहूं कि इसका सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पे होगा तो किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे मेरा बेटा? जरा ध्यान कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने की। जैसे कि मेरा बेटा मैं किसी एक पॉइंट को, जहरी सी बात है, ओरिजिन मानूंगा। मतलब 0 से ये स्टार्ट हुआ और कहां तक जा रहा है? 2 मीटर तक। एक पॉइंट को हमने 0 मान लेना है और उसको मेरा बेटा हम नाम दे देते हैं x1 का। दूसरा पॉइंट इसका जो नेक डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, उसको नाम दे दिया x2 का। x1 मेरे पास आ गया 0 और x2 आ गया मेरे पास 2 मीटर। लेकिन मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं सेंटर ऑफ मास और उसको मेरा बेटा मैं नाम दे देता हूं x का। उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? x का। सो x इज द सेंटर ऑफ मास, cm साथ लिख रहा हूं। अब ये फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिएगा। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इनकी जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे कि ये आंसर कैसे आया। m1 क्या है मेरा बेटा? 2। x1 क्या है? 0। m2 क्या है मेरा बेटा? 2। x2 क्या है? 2। नीचे आ गया। m1 क्या था? 2 और m2 क्या था? 2। 2 इंटू 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 2 4। 2 प्लस 2 4। तो 4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास कितना आ गया मेरा बेटा? 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर आपके पास इसका आंसर आ गया। जो मैंने अज्यूम किया था, देखने से भी मुझे पता चल रहा था, उसको हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि मेरा बेटा 1 मीटर इज द सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फर्ज करो यहां पे मैंने ये बात की कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है मेरा बेटा वो सेम है, m1 और m2। इन केस अगर ऐसा हो जाए कि ये कोई बड़ा मास हो m1 और m2, जिसको मैं 8 kg कह देता हूं, और ये मेरे पास मेरा बेटा आपके पास आ गया 2 kg। अब आपको बड़े अच्छे से मैंने ये पॉइंट बता दिया था कि मेरे बेटे कि सेंटर ऑफ मास आपका वहां पे होगा जहां पे मैक्सिमम मास कंसंट्रेट होगा। मेरे बेटे मैंने आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं। यहां तक अब कोई इशू है? कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं हो रही थी, कमेंट्स मेरे सामने नहीं आ रहे थे। अब आपके सामने x1 और x2 वो डिस्टेंस है। x1 मतलब किसी एक पॉइंट को आपने ओरिजिन माना, मास m1 से 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक टोटल डिस्टेंस है। लेकिन आपने किसी एक को x1 कह दिया, उसको 0 रेफरेंस पॉइंट मान लिया। x2 मैक्सिमम कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। लेकिन हमने दरमियान वाला सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हमने x कह दिया। जी मेरे बेटे, अब आप लोगों ने मुझे प्लीज ये चीज बतानी है कि यहां तक कोई इशू है तो मेरे बच्चे बता दो, ताकि मैं एज यूजली नेक्स्ट फिर बात करूं। अवैस क्लियर? खदीजा क्लियर? जी, तो मेरा बेटा बड़े अच्छे से अवैस ने वो कैलकुलेशन भी कर ली कि अगर हम सेंटर ऑफ मास अब कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल आपके पास 2 मीटर था, वही x1 आपके पास मेरा बेटा 0, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं। x1 0 है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मेरा बेटा m1 की बात करो, m1 मेरे पास क्या है? 2, x1 0 है। m2 की बात करें तो 8 है और x2 आपके पास 2 है। 2 प्लस 2, 8 इंटू 2 16। x2 आपके पास 2 है तो m2 आपके पास 8 था तो 16
16 को आप मेरा बेटा 4 पे डिवाइड कर दे, तो इसी तरह मेरा बेटा आप ये देखो, तो ये आपके पास सो 2 प्लस 8, सॉरी यहां पे 8 आ रहा है ना, 16 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.6 मीटर आ गया। इट मींस कि अब 1 से पॉइंट 1.6 हो गए, बड़े मैस की तरफ सेंटर ऑफ मैस शिफ्ट हो चुका है। मेरा बेटा आदिल, जितने भी लोग अभी आज क्लास में मौजूद हैं, हम लोगों ने मेरा बेटा ये अपना आपके पास वर्क एंड एनर्जी तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें दो चीजें जो कि टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम की बात अगर कर रहे थे, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, वो दो टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग थे जिससे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने उसको डिटेल में दोबारा डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। जी मेरा बेटा 10 पे डिवाइड करेंगे। जी मेरा बेटा, इज इट क्लियर अबाउट दिस? तो मैं आगे नेक्स्ट मूव करूं, सेंटर ऑफ मैस अगर क्लियर हो गया तो मेरा बेटा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, तो मेरा बेटा जो सेंटर ऑफ मैस होता है एक्चुअली वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्योंकि जहां पे तमाम मैस डाउनवर्ड जा रहा होगा वहीं पे वेट होगा। अब यहां पे सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। 1.6 इज स्मॉलर देन 2। मेरा बेटा आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो कि 1.6 2 से स्मॉलर देन कैसे है? मेरा बेटा अपना क्वेश्चन जरा दोबारा से रिपीट कर दे। जी मेरा बेटा, जो वर्कशीट अपलोड होती है नहीं होती, इस चीज को इतना आप लोगों ने वो कंफ्यूजन बना लिया है कि इवन कि मुझे टीचर्स कह रहे थे वो बच्चे कह रहे हैं फिजिक्स की वर्कशीट। मेरा बेटा थोड़ा सा ठंड रखें, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। कल हम लोगों ने इस चीज को ऐसे स्टार्ट किया था, बाकी भी ऐसे ही स्टार्ट होंगे। जहां पे ऑब्जेक्ट का मैस हैवी होगा, सेंटर ऑफ मैस डेफिनेटली उस्मान मेरा बेटा वहीं उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल की जब मैं बात करूंगा तो आप लोगों को साथ साथ क्लियर होता जाएगा। मेरा बेटा स्मॉलर की तरफ क्यों जाएगा? जहां पे मैस ज्यादा होगा मरियम बेटे, उस तरफ जाएगा ना सेंटर ऑफ मैस। मेरा बेटा अगर आपके पास टोटल लेंथ आपको किसी ऑब्जेक्ट की गिवन है, तो टोटल लेंथ फर्ज करो, मैं कहता हूं ये पूरा एक रॉड है, इस रॉड की टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो मेरा मुझे ये बताओ कि कहां से स्टार्ट हो रही होगी? x1 0 से, x2 कहां पे गई? 100 सेंटीमीटर तक। तो ये तो हम लोगों ने खुद इमेजिन करना, खुद कैलकुलेट करना है मेरे बेटे। मेरी बहन 1.6 सेंटर ऑफ मैस है, मैस 2 kg है। सेंटर ऑफ मैस एक्चुअली इज द डिस्टेंस कि किस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मैस लाई करेगा। 1.6 मीटर का मतलब 1.6 मीटर अवे है, उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मैस मौजूद है। 1.6 मैस नहीं है मेरा बेटा, इट इज द डिस्टेंस। मेरा बेटा ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं मेरी बहन और इबा, ये इसके एमसीक्यूज ही है। एंड इट्स प्रीटी क्लियर कि जब मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा मेरा बेटा तो डेफिनेटली उसके ऊपर बात भी होगी। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से लोग इस तरह का कमेंट करते हैं कि जैसे खैर मेरा बेटा मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों का, खैर इस टॉपिक को मैं 5 मिनट में भी कंपाइल कर सकता था, लेकिन ये डिटेल बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की कंफ्यूजन न रह जाए। इवन के नेक्स्ट के अंदर भी, जो हालांकि आपका रेलिवेंट नहीं है, नम्स के अंदर भी इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करवाना। मेरी बहन ये जो भी मैंने कैलकुलेट किया है मेरा बेटा, ये एमसीक्यूज ही था, मैं अपने घर से एग्जांपल ये थोड़ी उठा के लेके आया हूं।
और इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गुस्सा हमें भी आता है। मेरा सर जी टेस्ट डिस्कशन नहीं होगी, मुझे इतना बता दें कि टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक कंप्लीट करूं या ना करूं। बाबा जी से तवीज तो लेके आया नहीं हुआ मेरा बेटा, मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूं, वो सारे तवीज आप लोग पी लो और उसके बाद बेटा टाइम लगता है हर चीज को। सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट कर रहे थे हम लोग मेरा बेटा, सेंटर ऑफ मैस को हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल कब होता है उसके पॉइंट। अब मेरा बेटा आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी appears to be act vertically downward. Point where the whole weight of the body appears to be act vertically downward. जी मेरा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट जब भी स्टार्ट किया जाता है और उसको जीरो ही कंसीडर करते हैं। जी मेरी बहन, अब मेरा बेटा मैं आपको सिंपली ये बात बताता हूं कि ये एक रॉड है, ये रॉड का पिवट पॉइंट या जहां पे वो पॉइंट जहां पे ये रॉड बैलेंस होगा, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, where the whole weight of the body appears to be act vertically downward, where the whole weight of the body appears to be act vertically downward. अस्मा बेटे, सेंटर ऑफ मैस जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस कंसीडर करती हो, जैसे कि गाड़ियों के इंजन हमेशा गाड़ी के बॉटम में रखे जाते हैं ताकि ज्यादा स्टेबल रहे, अगर छत पे रख दिया जाए तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मैस जहां पे मैक्सिमम बॉडी का मैस लाई कर रहा हो उसको सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। और ज्योमेट्रिकल शेप के सेंटर को जहां से हर तरफ से एक जैसा डिस्टेंस लिया जाए तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मैस कहा जाता है। मेरा बेटा ये नम्स वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बाद में कीजिएगा, फिलहाल जो पढ़ रहे हैं मेरा बेटा उस पर कंसंट्रेट कर ले तो मेरी बहन बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ये मेरा बेटा आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब मैं आप लोगों को दो कंडीशंस बताने जा रहा हूं। हमें जिंदगी में बैलेंस की जरूरत है, हमें भी जिंदगी में बैलेंस की जरूरत है। तो बैलेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए एक्चुअली करना क्या होता है? कंडीशंस ऑफ बेस्ट बैलेंस। कंडीशंस ऑफ बेस्ट बैलेंस में बेटा रेगुलर बॉडी का मतलब होता है जैसे कि शेप, रेगुलर शेप, का शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इनके सेंटर को जब इनका आप सेंटर निकाले वही सेंटर ऑफ मैस होता है। Where the whole mass of the body is concentrated is called center of gravity, and where the whole weight of the body is called center of gravity. Actually अगर देखा जाए तो दोनों सेम पॉइंट होते हैं। अब मेरा बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब कंडीशंस फॉर बेस्ट बैलेंस मैंने कहा कि एक दो होनी चाहिए। एक तो ये कि उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड है मेरे पास मेरा बेटा कि आपके पास जो लार्ज बेस एरिया होना चाहिए, लार्ज बेस एरिया। बेस एरिया जितना ज्यादा लार्ज होगा, बस में खड़े हुए अगर आप अपने दोनों पांव साथ जोड़ लो तो आपका बेस एरिया कांटेक्ट के साथ कम होगा, लेकिन अगर आप पांव थोड़े से खुले छोड़ते हो तो ज्यादा स्टेबल होते हो। इसी तरह किसी भी चीज को जब
बॉटम से ज्यादा हैवी किया जाता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखते हैं। आपने किसी भी चीज को स्टेबल करना हो, मजबूत बनाना हो, बैलेंस करना हो, तो आप उसको बॉटम से हैवी रखते हो। आप उसको बॉटम से हैवी रखते हो। जैसे कि घर की बिल्डिंग बनाते हुए भी हम बेसिस को हमेशा हैवी रखते हैं। इस बात का मतलब होता है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है, और चीजें जब बॉडी के साथ या जमीन के साथ कांटेक्ट में आ रही हो तो वहां पे जो बेस एरिया है वो अगर मैक्सिमम रख दिया, जो चीज जमीन के साथ ज्यादा से ज्यादा मिली हो तो वो ज्यादा बैलेंस होती है। इसकी कुछ कंडीशंस की बात करता हूं मेरा बेटा। जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह एक रॉड पड़ा हुआ है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है, और एक आपके पास इस तरह पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल। आप मुझे बताएं, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं और इसको बी का नाम देता हूं। विच वन इज मोर स्टेबल? सबसे ज्यादा बैलेंस या स्टेबल कौन सा होगा मेरा बेटा? सबसे ज्यादा बैलेंस या स्टेबल कौन सा होगा मेरा बेटा? बी होगा। क्यों बी होगा? कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो है और इसका बेस एरिया भी क्या है मेरा बेटा? लार्ज है। अब ये देखो, ये बेस एरिया है, अगर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा होगा तो ये कहां से गुजरा है? इसके बेस एरिया से। बी क्लियर हो गया, ठीक है, बैलेंस के लिए। अब मेरा बेटा आप लोगों ने इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशंस का नाम सुना होगा, तीन स्टेट्स का नाम सुना होगा। सबसे पहले स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। मेरा बेटा ध्यान किया करें लेक्चर के ऊपर तो आपको क्लियर हो जाएगा वो पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाए, लेफ्ट और राइट किसी किस्म की कोई फोर्स ना लग रही हो, बिल्कुल बैलेंस्ड हो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जी अली बेटा। अब मेरा बेटा मेरे ख्याल में हम 10 मिनट और डिस्कस करेंगे इसको, फिर इसके बाद इसकी एमसीक्यूज की बात करेंगे। अगर और काज होता है तो ठीक है, अदरवाइज कल वो कर लेंगे, क्योंकि आज हमारा बेसिक काम ये भी था कि हमें एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं। तो मेरा बेटा मुझे मेरे एंड पे कैसे करना है, आपकी हालात के मुताबिक ही चलता हूं। फिर उसके बाद टाइमलाइन पे पहुंचा रहती है और सर ने इतना जुल्म जबर सितम हम पे कर दिया है कि ये वाला नहीं हुआ, वो वाला नहीं हुआ। मेरा बेटा हौसला। रात को किसी ने एक एमसीक्यू लिया हुआ था कि इसकी वैल्यू कहां पे मौजूद है, लाइक किसी को इस तरह से कहा गया था कि ये वैल्यू, ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया है। हालांकि मेरा बेटा पुत्र उसमें आपकी नाकामी थी, आपको नहीं पता चल रहा था कि फोर्स वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, डिस्टेंस वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, आपने वहां पे वर्क कैलकुलेट करना है। तो मेरे बच्चे पहले सबसे पहले कोशिश किया करें और उसके बाद पोस्ट किया करें। आपकी पोस्ट की वजह से हमारा इमेज इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा होता है कि जैसे हम लोगों ने मेरा पुत्र गलत बताया हो। अब मैं इस पॉइंट को, इस टॉपिक को 10 मिनट में भी समझा सकता हूं। मैं इसके ईच एंड एवरीथिंग क्यों बता रहा हूं कि दुनिया जहां का कोई भी टेस्ट दे लो मेरा बेटा, अगर इससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चन ना आए तो उस चीज का जिम्मेदार मैं हूं। अब मैं बात करता हूं मेरा बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की, फिर मैं बात करता हूं मेरा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, फिर उसके बाद हम बेटा बात करते हैं न्यूट्रल की। सबसे पहले स्टेबल की बात करते हैं। जैसे कि एक बॉल के अंदर एक छोटा सा बॉल मौजूद है, ये स्टेबल है भाई। कैसे स्टेबल है? जैसे कि मैं यहां पे ये एग्जांपल देता हूं, मेरे पास इसी तरह का एक ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है। ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक मेरा बेटा यहां पे मौजूद है। आप इस हॉरिजॉन्टल ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हो, हल्का सा टिल्ट करते हो। अगर आपके फोर्स लगा हटाने से ये ऑब्जेक्ट जो कि यहां तक चला गया, दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसको हम नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैं अपनी ही पोजीशन पे थोड़ा सा ऊपर खड़ा हुआ और दोबारा फिर वापस चला गया, जैसे कि ये मैंने इसको हल्का सा ऊपर से उठाया और छोड़ा और दोबारा फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया, तो मेरा बेटा वो आपके पास मेरा बेटा क्या आ गया मेरे बच्चे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जी मेरे बेटे, इसके बाद
अनस्टेबल की बात करते हैं। अनस्टेबल की एग्जांपल में मैं हमेशा आप लोगों को मेरा बेटा एक ही पॉइंट बताऊंगा, जैसे किसी को छत से धक्का दे देना, या फिर आप ये बात कह सकते हो अगर इस तरह वर्टिकली ये ब्लॉक मौजूद हो, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप इस पे हल्की सी फोर्स लगाएं, ये डिस्प्लेस हो जाएगा। एक दफा म्यूट कीजिए जी मेरा बेटा। और मेरे भाइयों बहनों, जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एक का फार्मूला निकाल दिया तो मेरा बेटा वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने आपको ये चीज बताई कि जहां पे कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाए, मेरा पुत्र ये वो पॉइंट है। अगर यहां से आप रॉड को रखो, रॉड प्लेस करो किसी भी पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर पे, तो जिस पॉइंट पे वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, इस वो पॉइंट मेरा बेटा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह अब ये देखो मेरा पुत्र, ये अनस्टेबल क्या होगा? अब इसको मैं थोड़ा सा पुश करूं, ये गिर जाएगा, इनिशियल कंडीशन पे वापस नहीं आएगा। तो मेरा बेटा ये आपके पास क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पड़ा हुआ है, अब ये देखो, आप इस पे फोर्स लगाओ, ये इस तरफ डिस्प्लेस होता जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। ये एक स्फेरिकल बॉल की बात करूं, उसको डिस्प्लेस करता जाऊं, तो इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर ले जाते तो कुछ और होगा, नीचे आते हुए फिर दोबारा वही हो जाएगा। यहां से इसको जब नीचे गिराओगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। बट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब आप एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को राइट या लेफ्ट मूव करो, या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लेफ्ट या राइट मूव करो, तो इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मेरा बेटा घरेलू बातें इधर ना किया करे जी। आज मेरा बेटा मैं अब जरा ध्यान से सुनना। अब मैं आपको फोर्स के बारे में बताता हूं, फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताता हूं। जरा फोर्स के बारे में सुनिएगा। यहां तक क्लियर है? क्लियर है वाला जरा कमेंट बता दें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां तक क्लियर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए या बैलेंस ऑब्जेक्ट के लिए क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहले फोर्स की बात करता हूं। एजेंसी दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, एन एजेंसी that tends to change the state of rest or uniform motion, tends to change the state of rest or uniform motion। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, आप उसकी स्टेट में चेंज लाते हो या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में चेंज लाते हो, इट मींस कि आप उसमें एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस करते हो, तो उस चीज को मेरा बेटा हम नाम देते हैं फोर्स का। लेकिन अब ये फोर्सेस आपके पास दो तरह की होती है, एक आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स और एक आपके पास है मेरा बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारना हो तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थ और मून के दरमियान भी तो फोर्स मौजूद है, ये दोनों हालांकि आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, तो ये आपके पास कौन सी फोर्स आ गई मेरा पुत्र? नॉन कांटेक्ट फोर्स आ गई। सो दो तरह की फोर्सेस है, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। हम इसको F = ma भी लिखते हैं, mg भी लिखते हैं, या g m1 m2/r² ऐसे भी लिखा जाता है। जी जी मेरा बेटा ऐसे ही क्लियर होगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना मेरे बेटे। अब ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप, अब ये पॉइंट जरा सुनने वाला है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो उसमें मेरा बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें मेरा बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहां किसी पॉइंट पे या यहां किसी पॉइंट पे, तो अब ऑब्जेक्ट में रोटेशन प्रोड्यूस होगी, अब ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। जब ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो आप बात करोगे कि यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या प्रोड्यूस हुआ मेरा बेटा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और उसको हम क्या नाम देते हैं मेरे बेटे? टॉर्क का नाम देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा?
टॉर्क का नाम देते हैं अगर किसी पॉइंट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर उस पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं। जैसे कि मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करेगा, गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो वो रोटेट करे। अगर उसके सेंटर पे स्टीयरिंग को आप इस तरफ जोर लगाओ तो किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगाई जाए। अब मेरा बेटा जी टॉर्क की बात कर रहा था। अब आपका होता क्या है, आप एक स्पेनर से नट को टाइट करते हो या लूज करते हो, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है उस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट का नाम देते हैं। जैसे कि मेरे पास भैया ये देख लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जहां पे मैंने इसके अंदर होल किया, अब इसके गिर्द में इसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं भाई, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली लाइन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी और जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट करती है उसको हम टॉर्क का नाम देते हैं। ये पॉइंट मेरा बेटा क्लियर कर लेना कि ये पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लाइन को मेरा बेटा हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। इस लाइन को मेरा बेटा हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब मेरे बेटे, अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस डायरेक्शन में सीधी फोर्स लगाना शुरू कर दो। जैसे कि मैं यहां पे करता हूं, अब मैं यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, इसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन अगर इसमें मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा 90 डिग्री के एंगल पे, तो मेरा बेटा इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमने मेरा बेटा ये चीज देखी कि फॉर्मूला भी यही है, कंप्लीट डिस्कशन आप देख सकते हो कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ force and movement arm, the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force। वो लाइन जिसके along force लग रही हो, that line is called the line of action of force। उनके दरमियान डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए। अब मेरा बेटा यहां पे मैं अगर इसको खोलूं तो क्या बनेगा, आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा का मतलब साइन 90 रखते हैं जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो आर एफ आ जाएगा। अब मेरे बच्चे, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज होती है, अब दो तरह का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। भाई घड़ी की सुई को देखो, अगर 12 से 1 2 3 की तरफ मूवमेंट हो रही है तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर रिवर्स हो रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव ली जाती है जबकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अब मैं मेरा बेटा यहां पे जल्दी से कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरा पुत्र। आप लोगों ने बड़ी अच्छे से पढ़ी हुई है, कुछ मुश्किल नहीं है। इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज जितना टॉपिक हो जाएगा इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज जितने भी होंगे वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। पोस्टें ना कर देना भाई कि एमसीक्यूज तो हुए नहीं। मैं बड़ा गुस्सा हुआ था कल मुझे जब इस तरह की बात सुनने को मिली। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मेरे भाई अगर किसी पॉइंट को करना हो तो फिर अच्छे से करो। अब ये मैंने हर एक टेस्ट को उठा के देखा, नम्स का, ई कैट का, एमडी कैट का, नर्स का, प्यास का, जहां जहां से जो पॉइंट मिला वो सारा पॉइंट आप लोगों को बता जा रहा है। मेरा पुत्र अगर ये फोर्स है, ये कॉन्टेक्ट है, ठीक है मेरा पुत्र, जमीन और चांद के दरमियान वाली फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट है। दो चार्जेस अगर आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे तो वो नॉन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है जुड़ना। अब दो कंडीशंस होती है मेरा बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम की, दोनों को अलग-अलग से देखते हैं। एक आपके पास ट्रांसलेशनल है और एक आपके पास रोटेशनल है। ट्रांसलेशनल और दूसरी मेरा बेटा आपके पास रोटेशनल। जैसे कि आपके पास एक ब्लॉक है
उस ब्लॉक में इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है। F1 ऊपर की तरफ, F2 नीचे की तरफ, F3 राइट की तरफ, F4 राइट की तरफ। तो मेरा बेटा ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली एट रेस्ट। तो ये मेरा बेटा इस वक्त किस में मौजूद है आपके पास मेरा बेटा, ये मौजूद है इक्विलिब्रियम में, और इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव करे, ऊपर नीचे या लेफ्ट टू राइट, उसे ट्रांसलेशनल कहते हैं। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी दो तरह की है, एक स्टैटिक है जैसे कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, और एक आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। मैं बड़े सादा से अल्फाज में इन दोनों पॉइंट्स को अगर समराइज करूं, जब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो होगा ना मेरा बेटा, तो वो इक्विलिब्रियम में है। ये पॉइंट वैसे इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक निचोड़ बता रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो होगा ना मेरा बेटा, तो आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। जब भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जरा ध्यान से देखिएगा। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में आप हमेशा ही पढ़ते हो, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। इट मींस के मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और जब भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आए, तो उसमें मेरा बेटा आपके पास क्या, किस स्टेट में होगा, वो इक्विलिब्रियम में। अब मैं मेरा बेटा बात करता हूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। जब हम किसकी बात करते हैं मेरा बेटा, टॉर्क की बात करता हूं। अब किसी ऑब्जेक्ट पे एट अ टाइम दो फोर्सेस लग रही हो, जैसे कि रोटेशनल भी दो ही तरह का होगा, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक में क्या फर्क है मेरा बेटा, आप लोगों ने इवन की आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, आपका ही एक चैप्टर नंबर 5, जैसे कि एक पंखा है जनाब, रूम में लगा हुआ एक पंखा, वो रेस्ट में है, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही है मेरा बेटा, जीरो। जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा मेरा बेटा, जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उसमें टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी मेरा बेटा, जीरो होगी, क्योंकि टॉर्क और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट जो कि रोटेशन करता है वो रेस्ट में हो, तब वो क्या होता है मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसकी एंगुलर स्पीड क्या होती है, जीरो। अब डायनामिक की बात करता हूं। अगर कोई पंखा कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, अब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब इसमें चेंज नहीं आ रहा। जब इसमें चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आएगी, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो सिंपली जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में हो सकता है किसी एक कंडीशन को फॉलो करे। अगर ऑब्जेक्ट में लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जीरो है, तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करे। अगर उसमें रोटेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मेरा बेटा, लो जी साइमा बेटा कह रही है इक्विलिब्रियम डेफिनेशन प्लीज। अब मैनू दसो हुण मैं की करा यार। मेरा बेटा जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी और द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन मेरा पुत्र नहीं पूछी जाएगी। ट्रांसलेशनल इक्वेशन की एग्जाम सना पुत्र, ट्रांसलेशनल की मैंने यही एग्जांपल दी है कि एक ब्लॉक पे आसी एंड इधर फोर्स लाओ, इधर फोर्स लाओ, इधर फोर्स लाओ, इधर फोर्स लाओ, ए ट्रांसलेशनल है। अगर कोई गाड़ी सीधी लाइन पे जा रही है, ये भी ट्रांसलेशनल है जी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में दोनों कंडीशंस होती है, अदरवाइज या तो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम या फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मेरा पुत्र जरा एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। कंडीशन ये आपके पास एमसीक्यूज है मेरा बेटा, इफ द पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्सेस एफ, if position vector r and force f, if position vector r and force f, if position vector r and force f lie in the xz plane, lie in xz plane, the direction of the torque is, टॉर्क की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी मेरा बेटा, आर क्रॉस एफ है, तो राइट हैंड रूल यूज करोगे, राइट हैंड रूल यूज करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है मेरा बेटा।
तो उसके लिहाज से जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। जी आंसर बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। क्या ऑप्शन, क्या करेक्ट आंसर आता है आपके पास? अलोंग वाई एक्सिस, याद रखना मेरा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस एंड अलोंग एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2। जी वाई एक्सिस। टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स आर एंड एफ। तो अब एक्स जी का अगर परपेंडिकुलर देखें तो फिर आपके पास वो वाई बनता है। इसके बाद मेरा बेटा अगर आपके पास ये पूछा जाए, अब एक टॉर्क के बाद एक और चीज आती है जिसको आप नाम देते हो कपल का। कपल ऑफ फोर्सेस भी तो होती है ना मेरा बेटा, जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग है। कपल में याद रखना ये कंडीशन है कि दो इक्वल फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होती है मेरा बेटा? ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन जब ऑपोजिट होती है उस वक्त जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कपल कहते हैं। उस वक्त हम दोनों टॉर्क को आर एफ प्लस आर एफ ऐड करते हैं, वो कपल ऑफ टॉर्क, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से। दो ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन आपके पास मेरा बेटा ऑपोजिट है, तो मेरा बेटा आपके पास वो क्या होगा? वहां पे कपल प्रोड्यूस होगा। इस चीज का एग्जांपल मैं देता हूं आपके सामने, याद रखिएगा मेरा बेटा। उस केस में आप बड़े मदद से मैग्नेट निकालते हो। मैग्नेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो याद रखो, अंडर रूट लिया। फॉर एग्जांपल ये है तो सिंपली आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं। टॉर्क कपल कैलकुलेट करने के लिए आप लिखते हैं मेरा बेटा F इंटू डी, और डी याद रखिएगा डबल डिस्टेंस होता है जिसमें R प्लस R आ रहा होता है। तो मतलब आप टोटल डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को और फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कपल आर्म या कपल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये था मेरे भाई, मैं फिर इधर उधर कर दिया। अब हमारे पास, चलो ये क्वेश्चन जो जितने भी हैं 5 मिनट रह गए, इन क्वेश्चंस को मेरा बेटा बड़ी जल्दी कर देता है। इन क्वेश्चंस को अब इससे रेलिवेंट कपल में मैग्नीट्यूड, जी मेरा बेटा मैग्नीट्यूड 100% सेम होना जरूरी है, अदरवाइज वो सिंगल सिर्फ टॉर्क होगा। वहां पे हम नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे अगर फोर्सेस सेम नहीं होती। अगर फोर्सेस सेम है एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि यहां पे एग्जांपल देता हूं भाई आपको टॉर्क कपल की, और इसकी वर्कशीट के पूरे 5 एमसीक्यूज आप लोगों को या 10 दूंगा आज वर्कशीट के अंदर, इनको आपने सॉल्व करना है टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम से। मेरा पुत्र ये देखो, ये गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप यहां पे फोर्स अप्लाई करते हो या यहां पे फोर्स अप्लाई करते हो। ये F1 है, ये F2 है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस होता है उसको R कहते हैं। ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या आ गया? R। अब यहां पे टॉर्क की बात करें, यहां भी एंगल 90 डिग्री है, यहां पे भी एंगल 90 डिग्री है। यहां टॉर्क प्रोड्यूस होगा F1 मल्टीप्लाई बाय R, यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है F2 मल्टीप्लाई बाय R2, इसको R1 और R2 का नाम है। हमने कहा कि F1 और F2 दोनों का टॉर्क ऐड करें, F1 मल्टीप्लाई बाय R प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय R। क्या आ गया मेरा बेटा? आपके पास यहां पे दोनों फोर्सेस सेम है तो लिख लेंगे F1 मल्टीप्लाई बाय R1, F2 मल्टीप्लाई बाय R2। तो आपने F लिख लिया, F कॉमन आया तो R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करके आप D लिख लें। सो जो D डिस्टेंस होता है यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है उसको हम कपल आर्म कहते हैं। तो सिंपली जब आप कपल फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस करते हो, उसको हम कपल का नाम देते हैं, तो F इंटू डी आएगा। कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कपल कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर इसकी नोटेशन क्या होगी, इसको किससे लिखेंगे? तो रिप्रेजेंट इसको भी टॉर्क की ही साइन से किया जाता है, लेकिन आपके पास मेरा बेटा वो कपल ऑफ टॉर्क। जी मेरा बेटा, अब इससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज है वो अपलोड हो जाएंगे। और यहां तक मेरा बेटा, अब मुझे ये चीज बता दें, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, बैलेंसिंग ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन रह चुका है तो मेरी जान पूछे। अभी बैलेंसिंग रॉड का जो टॉपिक है
अब वो भी मेरा रहता है कि रॉड जब बैलेंस होते हैं तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे। आज टेस्ट नहीं था, आज मैंने टेस्ट मेरा बेटा इसलिए नहीं रखा कि एमसीक्यूज डिस्कस करने थे, बट आप इसी तरह टाइम लगे, लेकिन अभी वर्कशीट आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। कल के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, जी मेरा बेटा कल के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। अब मेरा पुत्र कोई क्वेश्चन है तो बता, ठीक है भाई। अभी मैं क्लास से बाहर निकलूंगा तो आगे सर ने ये जुल्म कर दिया, वो कर दिया, तो अभी मुझे बता दो कोई जुल्म हुआ है तो जुल्म को मैं भी ठीक कर दूं। मेरा पुत्र, मैंने भी यही लाइन बोली थी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये मेरा बात करने का तरीका। बाद में ना कहना मेरा पुत्र सर ने हमसे इतना रूड बात की, सर ऐसे कर देते, ऐसा नहीं होता मेरा बेटा, फजूल बात पे गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन खैर यहाँ तक अभी कोई मसला है तो मेरे जान पूछो, ताकि फिर उसको मैं क्लियर करके क्लास से निकलूं। कोई क्वेश्चन नहीं मेरा बेटा, मैं आपकी वर्कशीट वो भी अपलोड करवा दूंगा, उससे मसला नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है मेरा पुत्र, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी स्टेट जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट में कोई फर्क ना पड़े। जैसे एक हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट पड़ा हो, आप इसको राइट की तरफ मूव करो, लेफ्ट की तरफ मूव करो, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। या फिर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि बॉल है, आप उसको मूव करते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, जैसे मर्जी वो मूव होता रहे, ऊपर जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट सेम रहेगी। मेरा बेटा, हम जब बात करते हैं ना मेरा पुत्र टॉर्क की, तो टॉर्क में हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो आर एंड एफ हमारे पास ये होते हैं जी, फोर्स एंड मोमेंट आर्म की अगर मैं बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हम तो फर्ज करो मैं आर क्रॉस एफ करता हूं ये डायरेक्शन, तो ये जो थंब मेरा बेटा है ना वो इंडिकेट कर रहा होता है मेरे पास डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जब भी आप वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन निकालते हैं। अब आर क्रॉस एफ है तो आर से आपने कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स एफ की तरफ लेके जानी है और थंब इंडिकेट कर रहा होगा वो। आपसे ये पूछा गया, फर्ज करें ये एक्स में है ये जी में है, तो फिर जो परपेंडिकुलर होगा एक्स और जी का वो क्या होगा, वाई होगा। मेरा बेटा अगर कपल में फोर्सेस डिफरेंट होंगी तो वो कपल नहीं होगा, फिर वो मेरा बेटा आपके पास अनइक्वल टॉर्क होगा, कपल नहीं होगा। कपल के लिए शर्त है, मैंने शुरू में बता दिया था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है। चले मेरा बेटा, अपना बहुत सारा से ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर मेरी कोई बात डांट में बुरी लगी हो तो उसके लिए मेरा बेटा माजरत, बट मेरे बच्चे मेरे लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको हर पॉइंट के बारे में क्लियर करना और अपने आप को भी क्लियर करना कि उस बात का या इस बात का मतलब क्या होता है। अल्लाह ताला आप सबको। जबीन बेटे, अगर आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कम फोर्स लगाओ ज्यादा फोर्स लगाओ, रोटेशन प्रोड्यूस, उसको कपल कहते हैं। अगर कपल, उसको टॉर्क कहते हैं। अगर कपल में मतलब दो चीजें आ जाती हैं, दो फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हो, जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, बाइक का हैंडल होता है, ठीक है मेरा बेटा, या एक स्पैनर को डबल हैंड स्पैनर से, बड़े स्पैनर से किसी नट को टाइट या लूज कर रहे होते तो एक तरफ से गाड़ी को इस तरह खोल रहे होते, एक तरफ से बंद कर रहे होते, तो कपल की वजह से, जो दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो, दो तरह का, उसको कपल कहते हैं। ये डिफरेंस है मेरा बेटा। चले मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना फीडबैक मेरे बच्चे जरूर सबमिट करवाइएगा।